साथियों, क्या हाल चाल और कैसे हो आप सभी दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो साथियों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथमेटिक्स के ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो साथियों, बहुविकल्पी प्रश्न जो बोर्ड एग्ज़ाम में होंगे, जो आपका खंड आ होगा, वो कौन कौन से प्रश्न होंगे ये दोस्तों हम में से किसी को नहीं पता। मतलब ये कि वहाँ पर पूरे चैप्टर से प्रश्न होते हैं, पूरी किताब से प्रश्न होते हैं वहाँ पर। और 20 नंबर साथियों लाना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि यहाँ पर छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं और बड़े ही आसान क्वेश्चन होते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। तो साथियों, जो खंड आपका आ होता है, आप सभी को पता है बहुविकल्पी प्रश्नों का होता है, जहाँ पर प्रत्येक सवाल के नीचे आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं और उसके बाद और जवाब में आपको सही ऑप्शन पर वहाँ पर आपको ऐसे गोला करना होता है वहाँ पर। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं दोस्तों, कई सारे सवाल यहाँ पर लिखे हुए हैं। हमने यहाँ पर 20 सवाल लिखे हुए हैं। तो 20 सवाल आपको यहाँ पर डेली मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। तो साथियों, यहाँ पर पहला क्वेश्चन यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1, 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग है। एक बार फिर से पढ़ते हैं, 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंड की घातों का योग है। और यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए जो है वो 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी यहाँ पर है 8। चलिए दोस्तों हल करते हैं और देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, का ये आंसर है। चलिए, तो यहाँ पर दोस्तों 144 के अभाज्य गुणनखंड, चलिए 144 के यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर निकालते हैं। तो 2 से काटेंगे तो 2 सते 14, उसके बाद 2 दूना 4, उसके बाद 2 से फिर काटेंगे, 2 तिहाई 6, 1 बचेगा 12, 2 छक्के 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 इक्के 2, 1 बचा 16, 2 अठे 16, फिर 2 से काटेंगे तो 2 नवाई 18, 3 से काटेंगे यहाँ पर 3 तिहाई 9 और फिर 3 इक्के 3। तो 144 के यहाँ पर दोस्तों अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर क्या होंगे, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये सारे नंबर यहाँ पर लिख लेते हैं। 2 गुणे 2, तो साथियों यहाँ पर हमने लिख लिया 1 2 3 4, 2 जो है 4 बार है, 1 2 3 4, और 3 जो है 2 बार है। तो साथियों सवाल देख पा रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि अभाज्य गुणनखंड की घातों का योग। घातों का योग सबसे पहले 2 और 3, तो 2 यहाँ पर लिख लेते हैं और 3 लिख लेते हैं। तो यहाँ पर 2 कितनी बार है, 1 2 3 4, तो 2 की पावर 4, और 3 कितनी बार है, 2 बार, तो 3 की पावर 2, तो 2 की पावर 4 कितना होगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, तो 16 होगा। और 3 का स्क्वायर यानी 3 गुणे 3 को हम लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर। अब यहाँ पर घातों का योग, तो यहाँ पर घात देख पा रहे हैं, यहाँ पर 4 है और ये घात यहाँ पर कितनी है, 2, इनका योग यानी प्लस करना है यहाँ पर। तो घातों का योग क्या हो जाएगा, 4 + 2 6। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर यहाँ पर देख पा रहे हैं क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका जो बी है ये करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों दूसरा यहाँ पर प्रश्न हल करते हैं। तो साथियों यहाँ पर दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है दूसरा सवाल, m के किस मान के लिए समीकरण युग्म x - 2y = 3 तथा 3x + my = 1 का एक अद्वितीय हल होगा। चलिए इसे हल करते हैं। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो साथियों यहाँ पर सबसे पहले समीकरण युग्म यहाँ पर लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है x - 2y = 3, उसके बाद में लिखा हुआ है 3x + my = 1। चलिए दोस्तों सभी को एक तरफ कर लेते हैं। तो x - 2y बराबर के उस तरफ ये प्लस में है 3, इसको इस तरफ लाएंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा बराबर 0। और यहाँ पर देख पा रहे हैं इसको, ये 1 बराबर के उस तरफ प्लस में, इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा।
तो 3x प्लस my और इसको इधर लाएंगे माइनस का 1 बराबर 0। अब दोस्तों इन दोनों समीकरणों की हम तुलना करते हैं। इस समीकरण की दोस्तों हम तुलना करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से, और इस समीकरण की तुलना हम करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से। अब दोस्तों यहाँ पर ए बी सी के मान निकालते हैं। तो x के बराबर है, तो a1 यहाँ पर क्या हो जाएगा, a1 1 हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं तो गुणांक 1 मानते हैं। उसके बाद y के बराबर है, तो b1 यहाँ पर b1 का मान कितना हो जाएगा, -2। c1 दोस्तों यहाँ पर कितना हो जाएगा, -3। और यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर दोस्तों a2 का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। b2 का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा, m हो जाएगा। b2 का मान यहाँ पर m हो जाएगा। और उसके बाद c2 का मान -1। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब दोस्तों यहाँ पर सवाल में क्या था कि एक अद्वितीय हल होगा। यहाँ पर अद्वितीय, दोस्तों अद्वितीय हल के लिए क्या होता है, क्या रूल होता है, a1 अपान a2 डज नॉट इक्वल b1 अपान b2, ये होता है। तो यहाँ पर रख देते हैं a1 का मान दोस्तों कितना है, यहाँ पर देख पा रहे हैं 1 है, 1, और a2 का मान कितना है, 3 है, 1/3 बराबर नहीं है b1 का मान दोस्तों कितना है, b1 का मान -2, और b2 का मान कितना है, m है। चलिए तिर्यक गुणा करते हैं, m का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे, m 1 के m हो जाएगा, डज नॉट इक्वल, और उसके बाद 3 का पहाड़ा 2 बार, माइनस पहले लगा लेते हैं, 3 दूना 6। तो m का दोस्तों यहाँ पर मान कितना हो जाएगा, m डज नॉट इक्वल -6, यानी m का मान जो है वो बराबर नहीं है -6 के, m का मान -6 नहीं हो सकता। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन में यहाँ पर देख पा रहे हैं कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ये दोस्तों ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों तीसरा सवाल यहाँ पर हल करते हैं। तो साथियों तीसरा सवाल यहाँ पर देख पा रहे हैं लिखा हुआ है 2x प्लस 3y बराबर 18, और दूसरा रैखिक समीकरण यहाँ पर लिखा हुआ है x माइनस 2y बराबर 2 का हल होगा। यानी यहाँ पर हमें x और y का मान बताना है कि x का मान क्या है और y का मान क्या है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चलिए सही ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा पता करते हैं। तो साथियों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 हल करते हैं। यहाँ पर समीकरण पहले लिख लेते हैं 2x प्लस 3y और बराबर कितना 18, और एक समीकरण और यहाँ पर है x माइनस 2y बराबर कितना है 2। तो साथियों यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले एक तरफ कर लेते हैं सभी को, 2x प्लस 3y, 18 को इस तरफ लाएंगे, माइनस का 18 बराबर 0। यहाँ पर दोस्तों x माइनस 2y, इस 2 को इस तरफ लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा बराबर 0। दोस्तों यहाँ पर बराबर 2 लिखा हुआ है, इसको इस तरफ नहीं लाएंगे तब भी इसे हल कर सकते हैं। यहाँ पर बराबर 18, इसको यहाँ इस तरफ नहीं लाएंगे तब भी यहाँ पर हल कर सकते हैं, और बराबर लाएंगे तब भी यहाँ पर कोई दिक्कत यहाँ पर होने वाली नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पर गुणांक देखते हैं कि बराबर है नहीं। तो x का गुणांक यहाँ 2 है, इस वाले समीकरण में x का गुणांक यहाँ पर देख पा रहे हैं, x का गुणांक यहाँ कुछ नहीं, तो यहाँ पर गुणांक बराबर कर लेते हैं। यहाँ पर इस समीकरण में x का गुणांक आगे कुछ नहीं, तो हम 2 से गुणा करके यहाँ पर 2x बना सकते हैं। तो यहाँ पर समीकरण इसे हम 2 मानेंगे और इस वाले समीकरण को 1। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 में, तो साथियों यहाँ पर हमने लिखा समीकरण 2 में 2 से गुणा करके घटाने पर। तो यहाँ पर समीकरण यहाँ पर देख पा रहे हैं ये 2 है, यहाँ पर 2 से गुणा इसलिए करेंगे क्योंकि x का गुणांक यहाँ पर बराबर हो जाएगा। उसके बाद में 2x यहाँ पर हो जाएगा, 2x यहाँ पर हो जाएगा, दोनों प्लस के हैं तो हम क्या करेंगे, गुणांक बराबर यहाँ पर हैं, x के गुणांक बराबर हो जाएंगे तो हम समीकरण को घटाएंगे। चलिए सबसे पहले ये समीकरण लिखते हैं 2x प्लस 3y
-18 बराबर 0। उसके बाद दोस्तों ये समीकरण लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर हमें 2 से गुणा करना है, यानी इस समीकरण में हम पूरे 2 से गुणा करेंगे पूरे समीकरण में। तो यहाँ पर 2x हो जाएगा, माइनस लगाएंगे, 2 दूना 4y और ये -2 दूना 4 बराबर 0। अब दोस्तों यहाँ पर हमने यहाँ पर लिखा घटाने पर, तो चलिए घटा देते हैं। तो यहाँ पर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस, और यहाँ आगे प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ये पहला कैंसिल आउट हो जाएगा। 3y प्लस का है, 4y ये भी प्लस का है, तो 4 3 7y। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर माइनस का 18 है और प्लस का 4 है। माइनस वाली संख्या बड़ी तो माइनस का बचेगा कितना, बड़े में छोटी को घटा देंगे, बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटा देंगे। 18 में 4 को घटाएंगे, कितना बचेगा, 14 बचेगा बराबर 0। ये माइनस का 14 इसको उस तरफ भेजेंगे तो ये प्लस का 14 हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा। इसे काटेंगे 7 1 के साथ, 7 दूना 14। तो y का दोस्तों कितना मान हो गया, y का मान हो गया 2। यहाँ पर दोस्तों y का मान हमने निकाला तो y लिखेंगे, y का मान तो साथियों y का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये है 2x प्लस 3y माइनस 18 बराबर 0। इसमें y के स्थान पर हमें 2 रख देना है, तो 2x हो जाएगा प्लस 3 लिखेंगे, यहाँ पर y है, गुणा लगाएंगे, y के स्थान पर 2 माइनस 18 बराबर 0। 2x प्लस 2 तिहाई 6 हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस का 18 बराबर 0। 2x यहाँ पर माइनस 18 है, प्लस का 6 है, माइनस की संख्या बढ़ी तो माइनस का बचेगा, कितना बचेगा, माइनस का 12 बराबर 0। इस 12 को उधर भेजेंगे, ये इधर माइनस में है, उधर जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा। काटेंगे, 2 1 के 2, 2 6 के 12। x बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा, 6। तो x बराबर 6, y बराबर 2। अब देखते हैं यहाँ पर कौन सा ऑप्शन दोस्तों सही है। तो x बराबर दोस्तों 6 और y बराबर 2, तो ऑप्शन 1 जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों अगला यहाँ पर हल करते हैं। साथियों क्वेश्चन नंबर 4 है, k के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म x प्लस ky बराबर 1 तथा kx प्लस y बराबर k स्क्वायर के अनेक हल होंगे। चलिए यहाँ पर लिखा हुआ अनेक हल होंगे, तो यहाँ पर जो समीकरण युग्म है, रैखिक समीकरण युग्म, यहाँ पर लिख लेते हैं, x प्लस ky बराबर 1, और दूसरा यहाँ पर समीकरण है जो kx प्लस y बराबर यहाँ पर क्या है, k स्क्वायर है। चलिए सभी को एक तरफ कर लेते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा x प्लस ky, इसको इस तरफ लेंगे, माइनस का 1 बराबर 0, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, kx हो जाएगा प्लस y, इसको इस तरफ लाएंगे तो ये माइनस का दोस्तों क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा k स्क्वायर बराबर 0। अब दोनों की तुलना कर लेते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से इस समीकरण की तुलना, और इसकी करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से। दोस्तों a1 बराबर क्या हो जाएगा, कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा, y के बराबर है, तो b1 का यहाँ पर मान क्या हो जाएगा, k हो जाएगा। c1 बराबर दोस्तों -1, और यहाँ पर दोस्तों a2 बराबर कितना हो जाएगा, k हो जाएगा, x के बराबर, तो a2 जो होगा वो बराबर होगा k के। और उसके बाद में दोस्तों ये b2 यहाँ पर लिखेंगे, b2 यहाँ पर किसके बराबर हो जाएगा, कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, y का गुणांक 1 यहाँ पर छिपा हुआ है, और c2 यहाँ पर c2 का मान माइनस का k स्क्वायर। अब दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है अनेक हल होंगे, तो अनेक हल के लिए शर्त क्या होती है। तो साथियों अनेक हल के लिए, या फिर अनेक को अनंत भी कहते हैं, अनंत हल के लिए, अनेक हल के लिए बात यहाँ पर एक ही है। तो इसके लिए शर्त क्या होती है, a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2। चलिए सारे मान रख देते हैं, a1 के स्थान पर 1, a2 का मान कितना है, k है, बराबर b1 का मान दोस्तों k है,
बटे में b2 का मान कितना है 1 है बराबर c1 का मान कितना है दोस्तों माइनस का 1 और बटे में c2 का मान कितना है माइनस का k²। तो यहाँ पर हम किन्हीं दो को हल करेंगे, यानी यहाँ पर ये वाला पार्ट हम हल कर लेते हैं या फिर इन दोनों पार्टों को हल कर लेते हैं। चलिए इतना हल करते हैं। तो यहाँ पर तिर्यक गुणा करेंगे, तो यहाँ पर लिख लेते हैं यहाँ 1/k बराबर k/1। तिर्यक गुणा करते हैं तो 1 हो जाएगा, k का गुणा कैसे होगा k² हो जाएगा। तो साथियों इधर कितना हो जाएगा, इधर k लिख लेते हैं, स्क्वायर यहाँ पर हटेगा तो उधर जो संख्या है उसके ऊपर रूट लग जाएगा, तो यहाँ k बराबर क्या हो जाएगा, कोई भी संख्या रूट से बाहर आती है तो प्लस माइनस की आती है, तो यहाँ पर k बराबर क्या हो जाएगा +-1। k का यहाँ पर मान क्या हो जाएगा प्लस का 1 और माइनस का 1। ये दोस्तों अनेक हल के लिए ये k का मान हो जाएगा। ऑप्शन आपका कौन सा, यहाँ पर ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर हल करते हैं। तो साथियों यहाँ पर लिखा हुआ है 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य। चलिए 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य क्या होता, तो संख्याएं लिख लेते हैं 1 2। तो साथियों यहाँ पर 1 से लेकर 9 तक प्राकृतिक संख्याओं को हमने लिख दिया। अब यहाँ पर समांतर माध्य बराबर क्या होता है, यहाँ पर लिखेंगे समांतर माध्य बराबर होता है दोस्तों पदों का योग बटे उनकी संख्या। चलिए यहाँ पर पदों का योग, तो पद हमारे पास 1 से लेकर 9 तक। चलिए सभी को जोड़ लेते हैं 1 2 3 4 और बटे उनकी संख्या कितनी है 1 से लेकर 9 तक, तो 9 संख्याएं हैं। अब यहाँ पर सभी को जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चलिए जोड़ते हैं। तो ऊपर 45 हो जाएगा, नीचे 9। अब इसे भाग देंगे तो यहाँ पर 9 से काटेंगे, 9 1 9 और 9 5 45, तो यहाँ पर 5 आंसर हो जाएगा। समांतर माध्य यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर लिखा हुआ है यदि 2 cos 3 थीटा बराबर 1 तो थीटा का मान होगा। तो साथियों यहाँ पर लिखा हुआ है 2 cos 3 थीटा बराबर कितना 1 दिया है। अब यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले क्या करते हैं, 2 इधर गुणा में है उधर भाग करेगा, यानी उधर जो संख्या उसके नीचे हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा cos 3 थीटा बराबर 1/2, यहाँ पर हो जाएगा cos 3 थीटा। दोस्तों इधर cos है और उधर देखेंगे हम बराबर की इस तरफ 1/2, यहाँ पर जो लिखा हुआ है यहाँ पर देखेंगे 1/2, ये cos में कितने का मान है, तो दोस्तों ये cos 60 अंश का ये मान होता है। अब दोस्तों जब तुलना करेंगे, ये दोस्तों तुलना में जो चीज़ बराबर होती है उसे छोड़ देते हैं। cos के बराबर है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये थीटा यहाँ पर लिखा हुआ है 3 थीटा, तो 3 थीटा जो है वो बराबर हो जाएगा 60 के। इसे काटेंगे 3 1 3 3 दूना 6, तो थीटा बराबर दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा 20 अंश। ये दोस्तों थीटा का मान हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी। ये दोस्तों ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर हल करते हैं। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 7 है जो बहुत ही आसान है। यहाँ पर लिखा हुआ है निम्न में से केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं होती। तो साथियों आप सभी को पता होगा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप क्या क्या होती है। माध्य जो होता है वो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप होती है, माध्यिका भी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप होती है, बहुलक भी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप होती है। तो साथियों मानक विचलन जो होता है वो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं होती है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर हल करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर दोस्तों दिया है tan थीटा बराबर कितना 8/15, ये दोस्तों दिया है। तो साथियों यहाँ पर फिगर यहाँ पर हमें बनाना पड़ेगा, यहाँ पर बना लेते हैं। ये ए है, ये बी है, ये। तो साथियों यहाँ पर समकोण त्रिभुज हमने ABC बना लिया है। चलिए tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। तो ये ऊपर अंश में ये लंब है और आधार ये जो हर में है 15, ये आधार है। तो आधार यहाँ पर 15 है और लंब यहाँ पर कितना है 8 है। चलिए कर्ण का मान निकालते हैं, AC का मान।
तो पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पर लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यहाँ पर कर्ण का यहाँ पर मान कितना है ये हमें निकालना है। तो AC स्क्वायर बराबर लंब यानी AB का मान कितना है 8 का स्क्वायर प्लस आधार यानी 15 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर 64 प्लस 15 का स्क्वायर 225। चलिए सभी को जोड़ते हैं दोस्तों, ये 289 हो जाएगा। तो यहाँ पर इधर बराबर में AC का स्क्वायर और यहाँ पर ये कितने का स्क्वायर है, ये 17 का स्क्वायर है। तो AC का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। तो कर्ण का मान यहाँ पर दोस्तों हमने निकाल लिया है। अब दोस्तों हम किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमसे पूछा गया था सवाल में कि कोसेक थीटा का मान क्या होगा। यहाँ पर देख पा रहे हैं कोसेक थीटा का यहाँ पर मान क्या होगा। तो कोसेक थीटा यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, साइन का उल्टा क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है। तो साथियों साइन बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक। तो कोसेक का मतलब ये अनुपात जो यहाँ पर L बटे K है इसका उल्टा हो जाएगा K/L हो जाएगा। तो कोसेक बराबर क्या होता है K/L। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है K/L यानी कर्ण बटे लंब। तो साथियों कर्ण यानी AC का मान अभी हमने निकाला 17 और बटे लंब का मान दोस्तों यहाँ पर दिया गया था AB का मान कितना 8। तो 17/8 ये दोस्तों आंसर हो जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन कौन सा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो साथियों हमारा आंसर 17/8 आया। तो ऑप्शन कौन सा हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन A 17/8। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 9 हल करते हैं। तो साथियों यहाँ पर लिखा हुआ क्या, यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर हो तो वह त्रिभुज होगा। यानी कौन सा त्रिभुज होगा यदि यहाँ पर भुजाएं 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर हैं। तो क्या वो समकोण होगा, न्यून कोण होगा, अधिक कोण होगा या कोई त्रिभुज नहीं होगा। तो साथियों सबसे पहले यहाँ पर चेक करते हैं समकोण के लिए। त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के वर्गों का योगफल त्रिभुज की तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी भुजा 5, चलिए 5 का स्क्वायर करते हैं। 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 होगा। अब चलिए शेष दो बची भुजाओं का वर्ग करके योग करते हैं, देखते हैं 25 आता है या नहीं। तो यहाँ पर 3 का पहले वर्ग करेंगे 9 होगा। उसके बाद एक भुजा और 4 सेंटीमीटर 4 का वर्ग करेंगे कितना 16। चलिए दोनों को प्लस करते हैं तो 16 + 9 कितना 25। तो यहाँ पर दोस्तों समकोण त्रिभुज का नियम लागू हो रहा है। इसका मतलब ये जो यहाँ पर दिया गया है ये कौन सा त्रिभुज यहाँ पर है, समकोण त्रिभुज। ऑप्शन A करेक्ट हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर हल करते हैं। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर दिया गया है कि यदि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं 3:5 के अनुपात में हो तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो साथियों यहाँ पर भुजाओं का अनुपात दिया गया है। तो यहाँ पर भुजाओं का अनुपात दिया गया है 3:5। तो यहाँ पर दोस्तों हमें दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात दिया गया। तो भुजाओं का अनुपात कितना दिया गया तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे वर्ग कर देंगे। तो 3 का स्क्वायर अनुपात लगाएंगे 5 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 अनुपात लगाएंगे और 5 का 25। तो 9:25। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा 9:25। तो ऑप्शन A जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 11 को हल करते हैं। तो साथियों सवाल यहाँ पर लिखा हुआ है, एक बार पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है यदि किसी बारंबारता बंटन की माध्यिका 16 तथा माध्य 15 हो तो उसका बहुलक होगा। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं 16, 18, 15 और 17। चलिए इसे हल करते हैं। तो साथियों माध्यिका माध्य और बहुलक के बीच में संबंध क्या होता है। तो यहाँ पर होता है दोस्तों, यहाँ पर होता है बहुलक बराबर होता है 3 × माध्यक -2 × माध्य। ये दोस्तों संबंध होता है। तो यहाँ पर
माध्यिका यानी माध्यक का मान यहाँ पर कितना है। चलिए दोस्तों यहाँ सारे मान रख देते हैं। सबसे पहले 3 लिखेंगे, गुणा लगाएंगे, माध्यक यहाँ पर माध्यिका या माध्यक यहाँ पर मान कितना दिया गया है, तो यहाँ पर 16 दिया गया है, तो यहाँ लिख देते हैं 16 माइनस 2 लिख लेते हैं, गुणा लगाएंगे, माध्य कितना है 15। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा 16 16 16 32 16 48 माइनस 15 दूना 30। अब 48 में 30 घटाएंगे कितना बचेगा दोस्तों 18। यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन बी ये करेक्ट हो जाएगा। साथियों यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, एक बार यहाँ पर सवाल पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 3 4 6 और x का समांतर माध्य 5 है तो x का मान होगा। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है 5 2 7 या फिर 3। तो यहाँ पर दोस्तों समांतर माध्य यहाँ पर हमें दिया गया है, तो यहाँ पर x का मान हमें ज्ञात करना है। तो चलिए दोस्तों इसे हल करते हैं। तो साथियों यहाँ पर लिखेंगे तो क्या होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो यहाँ पर समांतर माध्य का मान दिया गया है 5 है, तो यहाँ समांतर माध्य के स्थान पर यहाँ पर कितना लिखेंगे 5, बराबर लगाएंगे पदों की संख्या। तो यहाँ पर पद दिए गए हैं 3 + 4 + 6 + x, यहाँ पर x भी दिया गया है और बटे में उनकी संख्या। यहाँ पर कितने पद हैं 1 2 3 4, तो यहाँ पर बटे में लिखेंगे 4। चलिए हल करते हैं। 4 इधर भाग कर रहा है, इधर गुणा करेगा, तो 5 × 4 और यहाँ पर 6 4 10 3 13 + x 5 चौके 20। 13 बराबर के उस तरफ प्लस में इसको इस तरफ लाएंगे 20 के पास, तो ये माइनस का हो जाएगा और यहाँ पर x बचेगा। तो x यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा 20 में 13 तो 7 बचेगा। तो x का मान कितना हो जाएगा दोस्तों 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी यहाँ पर देख पा रहे हैं दोस्तों, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों सवाल नंबर 13 है 12 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य 45.6 किलोग्राम है, उनके भारों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें उनके भारों का योगफल यहाँ पर बताना है। 12 व्यक्तियों का भार दिया गया है, 12 व्यक्तियों का समांतर माध्य कितना है 45.6 किलोग्राम है, तो उनके भारों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर कितने व्यक्ति हैं 12, तो 12 गुणा करेंगे, कितना समांतर माध्य दिया गया है 45.6। चलिए यहाँ पर गुणा कर देते हैं और देखते हैं कितना होता है। तो बरछंग 72 के 2 और हासिल यहाँ पर 7 हो जाएगा। उसके बाद 12 पंचे 60, 60 और 7 कितना हो जाएगा 67 हो जाएगा। 67 का यहाँ पर 7 लिखेंगे और हासिल में 6। उसके बाद 12 का 4 बार पढ़ा, बरचौक 48, 48 और 6 कितना हो जाएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा। और यहाँ पर एक अंक बाद दशमलव, तो यहाँ पर लगा देंगे दशमलव, तो कितना हो जाएगा 547.2। तो यहाँ पर दोस्तों 547.2 ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों सवाल नंबर 14 यहाँ पर हल करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है निम्न में से केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है। तो साथियों बारंबारता केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं होती, संचयी बारंबारता ये भी नहीं होती, वर्ग अंतराल ये भी नहीं होता है। बहुलक दिया गया है, इसका मतलब केंद्रीय प्रवृत्ति की जो माप होती है वो बहुलक, यहाँ पर ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला हल करते हैं। चलिए साथियों यहाँ पर 15 नंबर हल करते हैं। तो साथियों 15 नंबर सवाल एक बार पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है एक समकोण त्रिभुज का कर्ण और आधार क्रमशः यहाँ पर 7.5 तथा 4.5 सेंटीमीटर हैं, तब लंब भुजा की माप होगी। तो यहाँ पर दोस्तों हमें यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है कर्ण, कर्ण का मान यहाँ पर कितना दिया गया है 7.5 और यहाँ पर दिया गया है आधार, आधार का यहाँ पर मान दिया गया है दोस्तों, आधार का मान कितना 4.5। ये दोस्तों यहाँ पर दो मान हमें यहाँ पर ज्ञात हैं। साथियों यहाँ पर हमसे पूछा गया लंब, तो लंब जो भुजा है इसका मान यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे दोस्तों यहाँ पर। तो क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। दोस्तों यहाँ पर लंब का हमें मान निकालना है। चलिए तो कर्ण का मान कितना दिया है 7.5, इसका स्क्वायर करेंगे, बराबर लगाएंगे, यहाँ पर लंब, यहाँ पर लिखेंगे लंब का स्क्वायर प्लस आधार, आधार का मान दोस्तों कितना दिया गया है 4.5 ऊपर स्क्वायर। अब यहाँ पर गुणा करेंगे 7.5
5 गुणे 7.5, 2 बार करेंगे क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है। 4.5 जो है इधर प्लस में है, इधर लाएंगे इसको तो ये माइनस में हो जाएगा, तो माइनस यहाँ पर लिखेंगे 4.5 गुणे 4.5। स्क्वायर लगा है तो 2 बार लिखेंगे यहाँ पर, बराबर यहाँ पर लंब का स्क्वायर। तो यहाँ पर 7.5 का गुणा 7.5 से करेंगे दोस्तों, कितना होगा 56.25, माइनस लगाएंगे। 4.5 का गुणा 4.5 से करेंगे तो यहाँ पर कितना होगा, तो साथियों 4.5 का गुणा 4.5 से करेंगे कितना आएगा 20.25। अब यहाँ पर घटा लेते हैं, तो यहाँ पर घटा लेते हैं कितना होगा, तो यहाँ पर होगा 56.25 में हमें घटाना है 20.25, तो यहाँ पर 0 बचेगा और यहाँ पर 6 और कितना हो जाएगा 3, तो 36.0 यानी 36 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आएगा 36 आएगा। और इधर दोस्तों लंब का स्क्वायर, और ये कितने का स्क्वायर है दोस्तों, ये 6 का स्क्वायर है, बराबर इधर लंब का स्क्वायर। अब दोस्तों यहाँ पर तुलना करेंगे, तुलना में जो चीज़ बराबर होती है उसे छोड़ देते हैं, तो घात के बराबर है, तो यहाँ पर 6 जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, लंब के। तो यहाँ पर लंब का मान दोस्तों कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो साथियों ऑप्शन यहाँ पर आपका बी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों सवाल नंबर 16 हल करते हैं। तो साथियों यहाँ पर लिखा हुआ है 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 81:121 है, उनकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा। तो साथियों यहाँ पर हमें क्षेत्रफलों का अनुपात दिया गया है कितना, 81:121। 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात दिया गया है। तो साथियों भुजाओं का अनुपात यहाँ पर क्या हो जाएगा, भुजाओं, यहाँ पर दोस्तों हमें क्षेत्रफलों का अनुपात दिया गया 81:121, तो भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर भुजाओं का अनुपात जो होता है वो क्षेत्रफलों के वर्गमूल के अनुपात के बराबर होता है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर √81, वर्गमूल का मतलब रूट लगाएंगे, √81 और यहाँ पर रूट कितना 121। तो यहाँ पर ये कितने का स्क्वायर है दोस्तों, ये 9 का स्क्वायर है, अनुपात लगाएंगे, और यहाँ पर ये 11 का स्क्वायर है। 121 कितने का स्क्वायर है, 11 का, तो स्क्वायर से ये रूट कैंसिल और स्क्वायर से ये कैंसिल, तो यहाँ पर क्या बचा 9 अनुपात, यहाँ पर क्या हो जाएगा 11, तो 9:11 ये दोस्तों आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों ये ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब सवाल नंबर 17 हल करते हैं। तो साथियों यहाँ पर लिखा हुआ 2 वृत्तों की परिधियों का अनुपात 3:2 है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। तो यहाँ पर दोस्तों हमें परिधियों का अनुपात दिया गया है, तो यहाँ पर लिखेंगे माना पहले वृत्त की, यहाँ पर हम परिधि, वृत्त की परिधि क्या होती है पाई, लेकिन 2 वृत्त हैं तो पहले वृत्त की हम त्रिज्या मानेंगे r1, तो पाई r1 का यहाँ पर मान दिया गया है 3। उसके बाद दूसरे वृत्त की त्रिज्या हम r2 मानेंगे, तो वृत्त की परिधि क्या हो जाएगी पाई r2, इसका मान दिया गया है कितना 2। अब इनका अनुपात निकाल लेते हैं। तो साथियों अनुपात क्या हो जाएगा, तो पाई r1 और बटे पाई r2, तो पाई से पाई कैंसिल, तो r1 बटे r2, तो r1 का मान दिया गया है 3 और दोस्तों r2 का मान कितना दिया गया है 2, यानी पहले वृत्त की त्रिज्या जो है वो r1 है, दूसरे वृत्त की त्रिज्या r2 है। अब यहाँ पर दोस्तों हमसे पूछा जा रहा है कि उनके क्षेत्रफलों का अनुपात, तो वृत्त का क्षेत्रफल दोस्तों क्या होता है पाई r²। तो यहाँ पर पहले वृत्त की त्रिज्या हमने क्या मानी r1, और बटे में लिखेंगे पाई r2 का स्क्वायर, यानी दूसरे वृत्त की त्रिज्या हमने r2। तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई r² होता है, तो त्रिज्या पहले वृत्त की r1 और दूसरे वृत्त की त्रिज्या r2, पाई r2 का स्क्वायर। अनुपात पूछ रहा है इसलिए बटे में यहाँ पर हमने लिखा पाई से पाई कैंसिल, r1 का स्क्वायर, r1 का मान कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर बटे r2 का मान कितना है 2, 2 का स्क्वायर। तो ये दोस्तों कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और नीचे 2 का स्क्वायर 4, तो यहाँ पर अनुपात में लिखेंगे क्या हो जाएगा 9:4। ये दोस्तों आंसर हो जाएगा।
तो साथियों यहाँ पर ऑप्शन डी ये करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों सवाल नंबर 18 हल करते हैं। साथियों यहाँ पर दिया गया है, यदि एक समान त्रिज्या के दो अर्धगोलों को उनके आधारों से जोड़ा जाता है तो इस नए बने ठोस का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। मान लेते हैं ये कोई अर्धगोला है, एक अर्धगोला ये है, यहाँ पर ऐसे बना लेते हैं, एक अर्धगोला ये है, तो अर्धगोले का ये केंद्र हो गया, ये दोस्तों त्रिज्या हो गई, यहाँ से यहाँ तक ये त्रिज्या और ये त्रिज्या। अगर ये त्रिज्या r है तो यहाँ पर जो दूसरा अर्धगोला बनेगा उसकी भी यहाँ पर त्रिज्या क्या होगी, r होगी, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है यदि एक समान त्रिज्या के दो, यानी त्रिज्याएं दोनों की समान है, दोनों की त्रिज्याएं बराबर हैं, तो ये भी इसकी भी त्रिज्या r होगी। अब यहाँ पर लिखा है दोस्तों कि यदि उनके आधारों को जोड़ा जाता है, यानी इन दोनों को यदि हम जोड़ देते हैं तो यहाँ पर जो ठोस बनता है उसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल हमें बताना है। तो साथियों दोनों को हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर देख पा रहे हैं अर्धगोला ये दोनों को हम जोड़ेंगे, आधा आधा कितना हो जाएगा, पूरा यहाँ पर गोला हो जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं, मान लेते हैं आधा गोला ये यहाँ पर अर्धगोला ये है और ये वाला यहाँ हमने बना दिया और इसकी त्रिज्या यहाँ पर कितनी है, r है, ये त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक इसकी त्रिज्या r है। और अर्धगोला हमने यहाँ पर अर्धगोला और यहाँ पर बना लेते हैं, एक यहाँ पर अर्धगोला ये बना लेते हैं, यहाँ से ये अर्धगोला नीचे वाला ये जो है ये दूसरा है, तो इसकी भी त्रिज्या यहाँ पर सेम उतनी ही हो जाएगी। तो यहाँ पर दो अर्धगोलों को जोड़ने पर हमें एक पूरा गोला यहाँ पर प्राप्त होगा। तो साथियों गोले का वक्रपृष्ठ क्या होता है, यहाँ पर लिखेंगे वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी गोले का वक्रपृष्ठ क्या होता है दोस्तों, तो यहाँ पर होता है 4 पाई r स्क्वायर, यानी अर्धगोले का वक्रपृष्ठ क्या होता है 2 पाई r स्क्वायर प्लस यहाँ पर भी जो है ये भी अर्धगोला है और त्रिज्या समान है, तो इसका वक्रपृष्ठ क्या हो जाएगा, इसका वक्रपृष्ठ भी हो जाएगा 2 पाई r स्क्वायर। दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 2 पाई r स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 पाई r स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों सवाल नंबर 19 यहाँ पर हल करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों लिखा हुआ है 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस के बराबर 0 के मूल बराबर हूँ तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर मूल बराबर है, मूल समान है, यहाँ पर k का मान हमें बताना है, जैसा कि ऑप्शन में दिया गया है 12, 4, 7, 9। चलिए इसे हल करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर दिया गया है 3x स्क्वायर, तो दोस्तों यहाँ पर हमें सबसे पहले यहाँ पर ABC का मान निकालना होगा, तो इसकी तुलना हम करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ a का मान दोस्तों कितना हो जाएगा, x स्क्वायर का यहाँ पर गुणांक कितना है 3, तो a का मान 3 हो जाएगा, और b का मान कितना हो जाएगा, x का गुणांक कितना है 12 माइनस का 12, c अचर पद कितना है k, तो ABC के मान हमने निकाल लिए। अब दोस्तों यहाँ पर विविक्तर निकालते हैं। तो साथियों विविक्तर d बराबर क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac, ये होता है, यहाँ पर रख देंगे d। साथियों d के स्थान पर क्या रखेंगे, यहाँ पर लिखा है कि मूल जो है वो बराबर है, मूल बराबर जब होते हैं, जब समान होते हैं तो d का मान क्या रखते हैं, 0 रखते हैं, तो d के स्थान पर 0 रखेंगे बराबर b स्क्वायर, b का मान कितना है माइनस का 12, ऊपर स्क्वायर लगाएंगे, माइनस लिखेंगे 4 इंटू a का मान 3 है इंटू c का मान k है, तो 0 हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 12 का स्क्वायर 144, माइनस लगाएंगे 4 का गुणा 3 से, 4 3 12 और k, माइनस का 12 के बराबर किस तरफ, ये प्लस का 12 के, यहाँ पर 144, 12 से काट देंगे, 12 1 के 12 यहाँ पर हो जाएगा और 12 बराबर 144, तो k बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, तो k का मान क्या हो जाएगा 12। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों लास्ट और अंतिम सवाल यहाँ पर लिखा हुआ, दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ व्यास AB के एक वृत्त का केंद्र 2, -3 तथा B का निर्देशांक 1, 4 है तो A का निर्देशांक होगा। चलिए यहाँ पर दिया गया है वृत्त का व्यास AB, तो यहाँ पर पहले वृत्त बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमने एक वृत्त बना लिया और यहाँ पर लिखा हुआ है व्यास AB,
चलिए ये यहाँ पर व्यास बना लेते हैं। ये वृत्त का व्यास है और ए बी यहाँ पर दिया है, तो वृत्त का व्यास ए बी यहाँ पर बना लेते हैं। और यहाँ पर दिया गया है केंद्र, तो यहाँ पर ये वृत्त का केंद्र यहाँ पर मान लेते हैं ओ है। और इस ओ के निर्देशांक यहाँ दिए गए हैं, वृत्त के केंद्र ओ के निर्देशांक यहाँ दिए गए हैं 2, -3 तथा बी का निर्देशांक, और बी के निर्देशांक यहाँ पर दिए गए हैं 1, 4। तो ए के निर्देशांक क्या होंगे ये हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर ए के निर्देशांक क्या होंगे ये दोस्तों हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं ए के निर्देशांक x1, y1, और जो बी है उसके निर्देशांक यहाँ पर दिए गए हैं, तो इसको हम मान लेते हैं ये x2 है, ये y2 है। तो x2 का मान 1 है, y2 का मान 4 है। यहाँ पर जो वृत्त का व्यास ए बी है, इसका मध्य बिंदु यहाँ पर क्या है, ओ है। इसका मध्य बिंदु ओ है, क्योंकि यहाँ पर ओ ए और ओ बी वृत्त की त्रिज्याएं हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं ओ ए बराबर ओ बी की, क्योंकि ये दोनों वृत्त की त्रिज्याएं हैं। और ओ जो है वो यहाँ पर क्या है, ए बी का मध्य बिंदु है। ओ जो है वो ए बी का मध्य बिंदु है। दोस्तों ये सवाल 2 नंबर से लेकर 4 नंबर तक के लिए भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर ओ जो है वो ए बी का मध्य बिंदु है। चलिए मध्य बिंदु के निर्देशांक यहाँ पर निकाल लेते हैं। यहाँ पर जो दोस्तों वृत्त का केंद्र है जिसके निर्देशांक दिए गए हैं 2, 3, तो यहाँ पर मान लेते हैं ये x है और ये y है। x का मान 2 है, y का मान -3 है। चलिए यहाँ पर मध्य बिंदु के निर्देशांक का फार्मूला लगा देते हैं। तो मध्य बिंदु x और y के लिए यहाँ पर फार्मूला क्या होता है, तो x के लिए दोस्तों होता है x1 + x2/2 और y के लिए होता है y1 + y2/2। चलिए यहाँ पर सारे मान रख देते हैं। दोस्तों x का यहाँ पर मान कितना है, 2 है, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे बराबर x1 दोस्तों x1 का मान हमें पता करना है, प्लस x2 का मान कितना है, 1 है और बटे में 2। और यहाँ पर y का मान कितना है, -3 है, बराबर लगाएंगे। ये y है और ये x है, तो y का मान -3। y1 का दोस्तों मान कितना है ये नहीं पता, ये हमें ज्ञात करना है, प्लस लगाएंगे y2 का मान कितना है, 4 है, ये y2 है और बटे में 2। चलिए तिर्यक गुणा करते हैं। 2 इधर भाग कर रहा है, इधर गुणा करेगा, 2 दूना 4। तो ये माइनस का 1 हो जाएगा, बराबर उधर क्या बचेगा, x1। तो 4 में हम 1 घटाएंगे, कितना बचेगा, 3। तो x1 का मान कितना हो गया, 3 हो गया। अब यहाँ पर आगे हल कर लेते हैं। चलिए यहाँ पर हल करते हैं। 2 इधर भाग कर रहा है, इधर गुणा करेगा तो माइनस लगाएंगे, 2 तिहाई 6 हो जाएगा। 4 उधर प्लस में इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, बराबर y1। तो एक समान चिन्हों वाली संख्याएं जुड़ जाती, चिन्ह वही रहता है, माइनस लगा लेते हैं, 6 4 10 हो जाएगा और बराबर y1। तो दोस्तों यहाँ पर जो बिंदु A है उसके निर्देशांक यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर मान रख देंगे x1 का मान 3 है, y1 का मान कितना है, -10। ये दोस्तों यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पर ऑप्शन दोस्तों कौन सा हो जाएगा करेक्ट, ये डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।